नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बैठक की जानकारी दी। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में विकसित राज्य विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने हेतु आयोजित ये बैठक राज्यों की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शोधपरक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा विभाग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और नवाचार को प्राथमिकता दी है, जिससे छात्र बेहतर शिक्षा और रोजगार योग्य बन सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षा में गुणवत्ता, शोध और तकनीकी विकास के माध्यम से छात्रों को विश्व स्तरीय अवसर मिले। सीएम धामी सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में उच्च शिक्षा का स्तर धीरे धीरे सुधर रहा है और युवाओं को नवीनतम ज्ञान और कौशल प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार योग्य बनाना और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना है। योजना के तहत युवाओं को ब्यूटी थेरेपिस्ट, फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे भविष्य में स्वरोजगार या निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सके। युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान प्लेसमेंट में सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बेहतर व्यवस्थाओं और सुरक्षा प्रबंधों के चलते बद्रीनाथ धाम में कुछ दिनों में 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। सरकार द्वारा किए गए व्यवस्थागत सुधारों ने यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया है, जिससे श्रद्धालु निर्बाध रूप से अपनी आस्था निभा पा रहे हैं। धाम में चिकित्सा, आवास, साफ सफाई, यातायात नियंत्रण सहित सभी आवश्यक इंतजामों को उत्कृष्ट बनाया गया है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिल रही है। यात्रियों को यहां पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए जो संकल्प सीएम धामी की ओर से लिया गया था, तो कहीं ना कहीं धरातल पर वो उतरता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर तमाम सुविधाएं जो की गई थी हैं और उन्हीं को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं। यात्रियों को यहां पर उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की जा रही। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर खासकर यहां पर तमाम इंतजाम जो हैं पुख्ता किए गए हैं और धामी के नेतृत्व में यहां पर कई सुधार इस साल देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहां का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश सरकार द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे, चिकित्सा, परिवहन और सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। इन प्रयासों का सकारात्मक असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अब न केवल चारधाम यात्रा को आस्था का केंद्र मानते हैं, बल्कि इसे एक स्मरणीय अनुभव के रूप में भी याद कर रहे हैं। सरकार के प्रयासों से यात्रा मार्गों की स्थिति में सुधार, तीर्थ स्थलों पर साफ सफाई, ठहरने की बेहतर सुविधा, मेडिकल हेल्पलाइन, पुलिस सहायता केंद्र और ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्थाओं को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हुई नजर आ रही है, ताकि चारधाम यात्रा अधिक से अधिक भक्तों को आकर्षित कर सके और राज्य की धार्मिक पर्यटन नीति को मजबूती भी मिल सके। देहरादून जिले में नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट ने बेटियों को पढ़ाई की राह दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई गरीब बेटियां अपनी पढ़ाई जारी रख पा रही हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत
चयनित छात्राओं को शिक्षण संस्थान के खाते में धनराशि डाली जा रही है। वहीं आज राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम सविन बंसल ने चेक वितरण भी किए, जिसके अंतर्गत 5 बच्चों को 87,975 के चेक वितरित किए गए हैं, जिनके आवेदन आंगनबाड़ी, समाज कल्याण के साथ ही अलग अलग स्तर से आए हैं। डीएम बंसल ने कहा कि नंदा सुनंदा योजना आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम ने जो शुरू किया है, उसमें ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शन और सपोर्ट के माध्यम से शुरू किया गया है। और इसमें जो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको कस्टमाइज करके, और जो हमारी डिफरेंट हमारा राइफल क्लब है और हमारे कुछ आईसी स्कीम्स होती हैं, तो उन सब से बाकायदा एसओपी जनरेट करके और डीऑथराइजेशन के बाद एक हमने कोच क्रिएट किया है कि जो बालिकाएं फैमिली डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक हार्डशिप के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा, तो उनकी पढ़ाई उसी स्तर से रिज्यूम करवानी है, चाहे वो स्कूल हो, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। तो अब तक 40 और बच्चों का जो एजुकेशन है वो रिज्यूम करवाई जा चुकी है और वो सक्सेसफुली अपने चॉइस के स्कूल्स में, कॉलेजेस में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना दस्तक देने लगा है। उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आए 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं अब एम्स ऋषिकेश में भी कोरोना के 3 पेशेंट संक्रमित पाए गए हैं। एम्स निदेशक मीनू सिंह ने बताया कि एम्स में कोरोना के 3 पेशेंट रिपोर्ट जो है प्राप्त हुई है, जिनमें से एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं दूसरी महिला रेजिडेंट एम्स में भी संक्रमण पाया गया है, जिन्हें एम्स हॉस्टल में आइसोलेशन में रखा गया है। तीसरी महिला गुजरात से बद्रीनाथ यात्रा पर आई है, उनमें भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिनकी टेस्टिंग की जा रही है। और बताया कि एम्स ऋषिकेश को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा गया है, जिसके चलते अब एम्स परिसर में लोगों को सावधानी बरतने और मास्क लगाने की अपील फिलहाल की गई है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की आइस स्केटिंग रिंक जो बीते 12 वर्षों से बंद पड़ी थी, अब अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से तैयार हो चुकी है। रिंग का पुनर्निर्माण और आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया गया है। अब ये रिंक न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस स्केटिंग प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने में सक्षम है, बल्कि यहाँ युवाओं को इस खेल में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये रिंक उत्तर भारत की पहली ऐसी सुविधाओं से युक्त रिंक होगी, जहां पर टैलेंटेड खिलाड़ियों को तराशने के लिए आधुनिक कोचिंग दी जाएगी। इससे राज्य के युवाओं को शीतकालीन खेलों में आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर भी मिल पाएगा। गोविंद घाट में पंच प्यारों की अगुवाई में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले जत्थे का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्रा के पहले जत्थे ने बैंड बाजों की धुनों के साथ घांगरिया के लिए प्रस्थान किया है। कपाट खुलने को लेकर श्रद्धालुओं में गहरा उत्साह और आस्था भी देखने को मिली है। अब तक 3000 से ज्यादा श्रद्धालु हेमकुंड पहुंच चुके हैं। अब तक लगभग 500 श्रद्धालु घांगरिया पहुंच चुके हैं, जो यात्रा की रफ्तार को दर्शाता है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें जिंदा लोगों को मृत घोषित कर उनके नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। मामला बनभूलपुरा क्षेत्र का है, जहां 3 केस ऐसे मिले जहां फर्जीवाड़े की शुरुआत कब्रिस्तान कमेटी से हुई है, जिसने मृत व्यक्तियों के नाम पर दस्तावेज तैयार कर नगर निगम को दिए। नगर निगम ने बिना सत्यापन के प्रमाण पत्र जारी कर दिए। जब मामला उजागर हुआ तो नगर निगम ने हल्द्वानी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नगर निगम मेयर ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बड़ा सत्यापन अभियान शुरू किया गया है।
इसमें ये वैसे मामला तो 2014 और 2018 का बताया जा रहा है, लेकिन हमने जो जांच किया अपने डॉक्टर साहब और वगैरह जो लोग ये बनाते हैं जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, उनसे भी मैंने बातचीत भी किया, तो उनकी तरफ से FIR भी हमने थाने में दर्ज कराई है निगम की ओर से। ये निगम की लापरवाही का मामला तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें निगम जब भी कोई भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए या जन्म प्रमाण पत्र तो पूरे डॉक्यूमेंट से चेक करती है और डॉक्यूमेंट के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र देती है। अब जो कागज़ बने हैं वो कहाँ से फर्जी बने, किस प्रकार बनाए गए, उसकी जांच प्रशासन कर रहा है लगातार। और मैं इस बात से जोड़ता हूँ कि मैं लगातार जो कहते आ रहा हूँ कि सत्यापन होना चाहिए, क्योंकि हल्द्वानी को एक सराय जैसा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ क्रिमिनल लोग, कुछ क्राइम प्रकार के लोग जो क्राइम करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड की जो बॉर्डर हैं वो लगते हुए हैं, तो कई लोग क्राइम करके भी यहाँ आते हैं। देखिए, ये मामला अभी रिसेंटली संज्ञान में आया था। नगर निगम से कुछ फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स जारी हुए थे, तो उसकी जांच करवाएगी तो क्लियर हुआ कि कब्रिस्तान कमेटी के माध्यम से ये चीज़ें हुई थी। तो इस मामले में अफजल अली जो हैं, जो हत्यारोपी रहे हैं एक मामले में, उनका एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ है, उनके फादर का हुआ है, जिनका इंतकाल जो है यूपी में हुआ था। तो उन सब चीज़ों को चेक किया जा रहा है, तस्दीक किया जा रहा है कैसे हुआ है, और जो कब्रिस्तान कमेटी के मेम्बरान हैं उनके विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में 420 और फौजरी की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सामने कौन आया था सर, जिनका डेथ सर्टिफिकेट बना, क्या वो सामने आए थे? किस तरह? देखिए, वो सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है, कुछ चीज़ों को अभी थोड़ा सा अनफोल्ड होने में टाइम लगेगा, लेकिन एक एक चीज़, एक एक तथ्य जो है बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। किन धाराओं में ये मुकदमा? देखिए, फौजरी की धाराएं हैं और 420 की धाराएं हैं। स्कूटर, देखिए, हम लोग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ सिटी के सत्यापन को बहुत ही ज़्यादा डीप डाइव करके इस अभियान को चला रहे हैं। इसमें सिर्फ उनका प्रमाण पत्र नहीं देखा जा रहा है, यानी आधार कार्ड नहीं देखा रहा है, आधार कार्ड को वेरीफाई भी किया जा रहा है ऑन स्पॉट माई आधार ऐप के थ्रू। इसके अलावा कहीं भी डाउट होता है तो PMJY जो आयुष्मान भारत है, उसमें भी काफ़ी सारा डाटा हमें मिल जाता है, तो उसके थ्रू भी हम उनके एक एक परिवार के जो मेंबर्स हैं उनका डाटा भी देख रहे हैं, ताकि तस्दीक हो सके कि वो डेटा ठीक है या नहीं है। इसके अतिरिक्त जो सत्यापन नहीं हुआ है तो उसके खिलाफ भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आपने कहा कि बांग्लादेशी हैं जो भी हैं, ये सारी चीज़ें चेक करी जा रही हैं। जैसे ही चीज़ें अनफोल्ड होती आ रही हैं, संज्ञान में आती आ रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की साइबर पुलिस ने नागरिकों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों के नाम पर चंदा मांगने वाले संदेश या किसी अज्ञात फाइल पर क्लिक करने के लिए भेजे गए लिंक धोखाधड़ी के हो सकते हैं। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे संदेशों पर ध्यान ना दें, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे संगठन की साइबर सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। साइबर अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या 1930 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। ये कदम साइबर अपराध से निपटने और जनता को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। कि जैसे नए नए तरीके देखते हैं साइबर क्रिमिनल की, कैसे उन्हें भुना सकें। जिस क्रम में कुछ हमने ऐसे मामले देखे हैं जिसमें कुछ ऐसे क्रिमिनल होते हैं कि कुछ फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा लेना आर्मी के नाम पे या आर्म फोर्सेस के नाम पर, और फिर वो मानवीय अपील करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आर्म फोर्सेस या किसी को भी सपोर्ट करने तो ये बैंक खाता है, इस बैंक खाते में आप पैसा जमा कराइए। तो जागरूकता है तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट जो है अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियली गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, और कृपा करके कोई भी ऐसे अपील या किसी भी बैंक खाते में ऐसे आप पैसे मत डालिए, अदरवाइज आपके साथ कोई ठगी हो सकती है। दूसरा जो मैंने देखा है कि इस प्रकार साइबर क्रिमिनल जो ठगने का प्रयास करते हैं वो है फर्जी लिंक बना करके, जिसमें फिशिंग लिंक बनाए जाते हैं, जिसमें वो मेल भेज सकते हैं, मेल से वो उस अटैचमेंट्स होते हैं, वो अटैचमेंट्स को डाउनलोड कराते हैं, और उसके बाद सामने वाले का जो सिस्टम है वो हैक हो सकता है, उस पर रैंसमवेयर अटैक हो सकता है या किसी प्रकार का भी अटैक हो सकता है। तो इसमें जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी के जो मामले देखता हूँ उसमें मैंने देखा है कई बार ऐसे वेबसाइट्स होते हैं उनकी सुरक्षा को भी खतरा हो जाता है अगर इस प्रकार की मेल्स पे क्लिक किया जाता है। तो ऐसे मेल्स जो होती है उनकी जो हेडिंग होती है, जो उसमें PDF अटैच होता है, उसकी जो कह सकते हैं कंटेंट होता है वो ऐसा लिखा जाता है कि सामने वाले को टेम्प्ट करता है। जैसे वो बोल सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वो लिख देंगे, कुछ फाइल लिख देंगे। तो कृपया करके ऐसे कोई भी अनजान मेल या ऐसे कोई भी अटैचमेंट को डाउनलोड ना करें। उत्तराखंड को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सीमा से सटे हरिद्वार जिले के नारसन बॉर्डर पर एक आकर्षक स्वागत द्वार का निर्माण किया गया है। ये स्वागत द्वार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, आस्था और परंपरा को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और नागरिकों के लिए ये द्वार एक सकारात्मक और गरिमामय संदेश देता है। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हरिद्वार जिले के नासन बॉर्डर पर भव्य स्वागत द्वार तैयार किया गया है। ये द्वार ब्रह्म कमल की आकृति से सुशोभित है, जो देवभूमि की आस्था, परंपरा और सौंदर्य का प्रतीक है। ये द्वार कहता है कि उत्तराखंड पधारिए, जहां आस्था और प्रकृति आपका स्वागत करती है। ये द्वार करीब 4.5 करोड़ की लागत से बनी है। ये प्रवेश द्वार यात्रियों को उत्तराखंड पहुंचने के एहसास को यादगार बनाती है। उत्तराखंड ऋषियों की तपोभूमि है, नदियों की उद्गम स्थली और हिमालय की गोद में बसी संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे 4 धाम यही बसते हैं। गंगा, यमुना जैसे जीवनदायिनी नदियां यही बहती है। अनगिनत मनोरम पर्यटन स्थल है। इस प्रवेश द्वार पर संस्कृत और हिंदी से संदेश अंकित है। स्वागतम देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड की सीमाओं को सुदृढ़ और पहचान योग्य बनाया जाए, ताकि राज्य की छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। नासन बॉर्डर पर यह पहल उसी दिशा में एक अहम प्रयास है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार स्वागत द्वार की डिजाइन में स्थानीय स्थापत्य कला, धार्मिक प्रतीक और पारंपरिक वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया है। ये स्वागत द्वार उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और यात्रियों का स्वागत गरिमापूर्ण माहौल में होगा, जो राज्य की सकारात्मक छवि को और मजबूत करेगा। ये न सिर्फ राज्य की गरिमा बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। आगे बढ़ेंगे। आया मॉनसून झूम के। जी हां, औसतन 1 हफ्ते पहले ही मॉनसून केरल में दस्तक दे चुका है। ये अपने तय समय यानी 1 जून से 8 दिन पहले ही केरल पहुंच गया है। माना जा रहा है कि ये 16 साल में पहली बार है जब मॉनसून इतनी जल्दी दस्तक दे रहा है। भारत में मॉनसून ने इस बार सबको चौंकाते हुए 8 दिन पहले ही धमाकेदार एंट्री मार दी है। अब ये बारिश का बवंडर केरल से लेकर दिल्ली एनसीआर तक किन किन राज्यों में कहर बरपाने को तैयार है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में मानसून ने इस बार सबको चौंकाते हुए 8 दिन पहले ही धमाकेदार एंट्री मार दी है। 24 मई 2025 को केरल के तटों पर मानसून ने दस्तक दी। इसके बाद बारिश का जोरदार खेल शुरू हो गया। भारतीय मौसम विभाग IMD ने बताया कि ये 16 साल में सबसे जल्दी मानसून की शुरुआत है। आमतौर पर 1 जून को आने वाला मानसून इस बार तेजी दिखाते हुए 24 मई को ही केरल पहुंच गया। अब से बारिश का बवंडर केरल से लेकर पूरे दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में कहर बरपाने को तैयार है, क्योंकि आमतौर पर आपने भी सुना होगा कि केरल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून होती है, लेकिन इस बार केरल में मानसून की दस्तक कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई। जबकि पिछली बार केरल में मानसून इतनी जल्दी 2009 और 2001 में आया था, जब ये 23 मई को राज्य में पहुंचा था। IMD ने मानसून के आगमन को देखते हुए केरल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जो अगले 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश का सामना कर सकते हैं। कुछ अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां 11 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो सकती है। IMD ने 6 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। IMD ने भविष्यवाणी कर दी है कि दिल्ली के आसमान आंशिक रूप से बादल छाए हुए दिखाई देंगे और आंधी के साथ बारिश की संभावना भी है। IMD ने एक बयान में कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। इससे पहले दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में आपने भयंकर तूफान जरूर देखा होगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे हकीकत तो ये है कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम मानो आंख मिचौली खेल रहा है। भीषण गर्मी के साथ साथ मन चाहे जब मौसम सुहावना बन जाता है और मन चाहे जब कड़ी धूप।
राजधानी के लोग पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहे थे, लेकिन दिन में गर्मी जरूर महसूस हो रही है, पर जो तूफान आया था उससे कुछ तस्वीरें भी बिगड़ी। कई इलाकों में बत्ती गुल हुई तो जहां तहां पेड़ गिर गए, छप्परपोश मकान गिर गए, और ये तस्वीरें अब आपको मध्य प्रदेश के सागर की दिखा रहे हैं, जहां आंधी तूफान ने भारी तबाही तो मचाई ही। तूफान के कहर का ये वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें कच्चे मकान की छप्पर के साथ 2 बच्चे तिनके की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें देखिए। गनीमत ये रही कि दोनों बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज बारिश भी हुई। यूपी में भी मौसम बिगड़ा और जगह जगह गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन तूफान से हाल बेहाल हो गए। लखनऊ में विधानसभा की ये तस्वीरें अच्छी खासी बारिश की गवाह बनी। उधर मुंबई में भी फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी है। बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। दक्षिण कोंकण, गोवा तट के पास और पूर्व मध्य अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई देता है। इसके चलते आईएमडी ने कोंकण क्षेत्र में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अपने बयान में कहा है कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिले के लिए अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना का पूर्वानुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुंबई, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग के साथ साथ पुणे और सतारा के लिए भारी बारिश, गरज और तेज हवाओं के साथ साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज के साथ छींटे पड़ने और अलग अलग स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी है, तो वहीं चारधाम यात्रियों से सावधान रहने की अपील की गई है कि वो मौसम पर अपडेट को लेकर ही यात्रा करें। यहाँ के पर्वतीय जिलों में तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में येलो अलर्ट लागू है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। और अब बात मानसून के जल्दी आने की कर लेते हैं। आमतौर पर सभी क्षेत्रों में इसे लेकर पॉजिटिविटी है, खासकर कृषि क्षेत्र में, जो कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समय पर बारिश जब हो जाती है तो भूजल स्तर में सुधार हो ही जाता है, जलाशय भर जाते हैं और धान, दलहन, तिलहन, कपास और सब्जियों जैसी खरीफ फसलों की जल्द बुआई में भी मदद मिलती है, और ये सभी खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। लेकिन मानसून की शुरुआत उत्साहजनक बताई जा रही है। हालांकि वास्तविक प्रभाव इसका क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों में देश भर में मानसून कितनी स्थिरता और एकरूपता से आगे बढ़ता है, क्योंकि मानसून का पूरे देश में एक समान प्रसार होना बहुत जरूरी है, ताकि देश का कृषि उत्पादन बढ़ सके, महंगाई नियंत्रित हो और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।